नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और यहां गहमा गहमी बढ़ चुकी है इस लिहाज से क्योंकि और जितने निर्वाचन आयोग के ऑफिसर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, जो बीते आधे घंटे से लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों में अभी तक जो आपने देखा है वो खूब वहां पे माहौल बना हुआ है गुजरात में, यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का तो वो गढ़ ही है, किला है जिसे वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती है बीजेपी की उसमें संदबारी हो। तो सभी चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आज ये तय होगा कि और कितना वक्त मिल रहा है, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान जो होगा उससे तय होगा कि और बीजेपी के पास, आम आदमी पार्टी के पास या फिर कांग्रेस पार्टी के पास कितना वक्त है जनता के पास जाने का, उनको ये बताने का कि हम आपके लिए ये कदम उठाने वाले हैं। जैसा कि आपने इस चुनाव में त्रिकोणीय एंगल देखा है, यानी आम आदमी पार्टी के आने से चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। बीते दिनों जब मैं गुजरात में थी तो वहां पे जब आम लोगों से बातचीत के दौरान मैंने इस वाक्य को छेड़ा कि हाँ अब क्या माहौल बदला है, क्योंकि पीएम मोदी के बारे में सबको मालूम है कि उनका क्या ताल्लुक है गुजरात से और गुजरात ने उनको क्या से क्या बनाया है। यानी विकास मॉडल का अगर जिक्र होता है, ये शब्द का ही अगर जिक्र हो तो सीधे सीधे ख्याल ये आता है कि गुजरात इसका मतलब होता है। तो अगर किसी प्रदेश को इतनी बड़ी पहचान किसी नेता के बदौलत मिली हो और किसी नेता को अगर इतनी बड़ी पहचान किसी प्रदेश के वजह से मिली हो, तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक के तौर पे आप देख सकते हैं। तो ये इतने बड़े प्रदेश में, मतलब बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ, चुनावी सरगर्मियों के लिहाज से मैं कह रही हूँ कि ऐसे प्रदेश में अगर चुनाव है तो यकीनन सबकी निगाहें इस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगी जहां से तारीखों का ऐलान होना है, वो तारीख जिससे तय होगा कि अब गुजरात में क्या होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी का इस बार का जो टारगेट है वो 160 का है, यानी 160 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और जो तैयारियां बीजेपी की चल रही है वो इसी तरीके से, क्योंकि उनको अपना 2017 का परफॉर्मेंस बिल्कुल दोहराना नहीं है, क्योंकि वहां 90 सीटें आई थी और 90 के बाद उपचुनाव हुआ, उसके बाद कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने छोड़ा, तो अब जो आंकड़ा उनके पास है वो 111 का, लेकिन टारगेट कितना है? 160 का टारगेट लेकर इस वक्त बीजेपी चल रही है और उसको लेकर वो जो तैयारियां आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाकायदा वहां पे जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और कैसे अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करना है, उस गुजरात को और बेहतर करना है, जहां कि मैं पहले भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर चुकी हूं। और मैं सीधे अपनी सहयोगी शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी इस वक्त गुजरात में ही मौजूद है, जहां को लेकर तमाम गहमा गहमी इस वक्त दिल्ली में है। तो शालिनी, वहां से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? यकीनन जो नेता है उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज होगी, क्योंकि इंतजार इस बात का कि वो तारीख कौन सी होगी। शालिनी। बिल्कुल, और बहुत जल्द इसका जो फैसला है वो भी हो ही जाएगा। जिस तरह से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे आखिर में जो चुनावी तारीख होती है उनका ऐलान किया जाता है, तो उस हिसाब से भी अगर अनुमान लगाएं तो 12:15 से लेकर के 12:30 तक के बीच में ये क्लियर हो जाएगा कि गुजरात में चुनावी तारीख क्या है। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ये जो चुनाव है 2 चरणों में होगा और वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे हिमाचल के साथ ही आएंगे। लेकिन रीमा देखिए, आपने बीजेपी के बारे में, बीजेपी की रणनीति के बारे में, गुजरात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है उसके बारे में काफी वैसे ही समझा दिया, बता दिया। मैं जरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करूं, लेकिन उसके पहले नीरज का मैं रुख करती हूँ, कोई बड़ी खबर है उनके पास। नीरज। देखिए, बिल्कुल मंच तैयार है चुनाव आयोग का और इस बार सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर विज्ञान भवन या चुनाव आयोग के कार्यालय में चुनाव की घोषणा होती है, लेकिन पहली बार आकाशवाणी भवन में चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने का फैसला किया। विज्ञान भवन में पहले से बुकिंग तय थी और सबसे खास बात इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यह है कि इतिहास में पहली बार चुनाव आचार संहिता की अवधि सबसे कम होगी, यानी चुनाव की तिथि की घोषणा से लेकर पूरा चुनाव संपन्न होने तक पहली बार ऐसा होगा कि इतने कम अवधि गुजरात राज्य को, गुजरात की सरकार को चुनाव आचार संहिता के लिए दिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को इसका पालन करना होगा। 2 चरण में चुनाव संभव है, 8 दिसंबर को मतगणना संभव है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि चुनाव आचार संहिता की अवधि सबसे कम होगी। और पिछली बार आपको याद होगा न्यूज 18 इंडिया ने जब हमारे तरफ से सवाल पूछा गया था चुनाव आयोग से, तब उनकी तरफ से साफ किया गया था कि चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल और गुजरात के चुनाव को अलग घोषित करने का फैसला किया गया है और वही तारीख आज आ गई है 3 नवंबर की।
और इस वक्त मैं अपने एक और सहयोगी का रुख करती हूँ। रवि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रवि, तमाम गहमा-गहमी में पार्टियों के चुनावी प्रचार के एंगल को सबको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जो इससे पहले जो चुनाव होते थे, चाहे वो 2017 की बात करें या उससे पहले की बात करें, बहुत ही क्लोज फाइट हुआ था। वो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है और गुजरात में या फिर गोवा में भी गई थी आम आदमी पार्टी, और गुजरात में कोशिशें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो, लेकिन 2017 में बहुत ही क्लोज फाइट थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ा सा समीकरण बदलाव है। 2 दशक से ज्यादा बीजेपी की सरकार गुजरात में है। इस बार अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के, और कई सालों के बाद कांग्रेस में बदलाव हुआ है, तो उनकी अगुवाई में इस बार चुनाव हिमाचल और गुजरात में होना है। और हो सकता है कि आसपास के रवि बहुत उलटफेर हुआ है, अनाउंसमेंट हो जी बहुत उलटफेर हुआ है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि उतनी सक्रियता तो गुजरात चुनाव में देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा आरोप भी लग रहा है दूसरे पार्टियों की तरफ से। लेकिन मैं सीधे अपने सहयोगी जनक का रुख करूंगी। जनक, आप हमें ये बताएंगे कि बीते कुछ सालों से जो चुनावी की प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, गुजरात को जो आप समझ रहे हैं, वो समझ और अभी के माहौल और जो आम आदमी पार्टी का एंगल जो जाता है, जहां पे मैं जब गुजरात में थी तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। बीजेपी को लेकर लोग अलग ही माहौल में है। लेकिन जो मेरा चुनाव का अनुभव करता है वो ये कहता है कि आखिर वक्त तक भी चुनावी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो जनक, इस वक्त आप क्या कहने की स्थिति में हैं चुनावों को लेकर? देखिए, 2017 के मुकाबले आपको समझना होगा उस चुनाव को। हम कोई कंपैरिजन करें तब आपको पता चलेगा। 2017 में जहां अल्पेश, हार्दिक और जिग्नेश, ये तीनों एक कांग्रेस के साथ थे, और उस समय पर सौराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को जो डेंट पहुंचा है, 99 तक अगर बीजेपी पहुंची तो आपको सौराष्ट्र में सीटों पे नुकसान हुआ है। 48 सीटें हैं सौराष्ट्र की, 48 सीटों में सीधा पहले 30 हुआ आती थी, अब पिछली बार 20 पर आके सिमट गई थी। तो 11 से 13 सीटों का नुकसान वहाँ पर जो हुआ वो सीधा कांग्रेस को हुआ था। इस बार हार्दिक और अल्पेश दोनों अब बीजेपी के साथ है। अब वो माहौल रिजर्वेशन नहीं है जो एक परंपरागत वोट बैंक के तौर पर सौराष्ट्र में एक पाटीदार है सबसे ज्यादा, तो पाटीदार वो नाराज थे। हार्दिक का एक वेव था और वो एक मुद्दा चरम पर था जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया 2015 से, तो वो एक वेव था और इसी का एक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। हार्दिक बीजेपी में है और इस बार चुनाव भी वो लड़ेंगे। मेरे जो जानकारी है वो विरमगाम से चुनाव भी बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो अभी एक वो स्ट्रेंथ के तौर पर। हाँ, अब आम आदमी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी का बस जरूर है वहां पर, लेकिन ये केवल वोट का हिस्सेदारी तक सीमित रहेगा या बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा, ये हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल जनक, जो आपने पहलू छुआ है अभी, उसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि बीते चुनाव में पाटीदार आंदोलन की खूब चर्चा होती रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे सियासत के केंद्र में गुजरात के पाटीदार आंदोलन ही है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी की एंट्री की चर्चा जरूर हो रही है। मैं जावेद का रुख करूंगी। जावेद, इस वक्त जो आपके पास जानकारी है और जो गुजरात का अनुभव आपका कहता है, वो हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दीजिए आप। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है और हम कह सकते हैं कि परीक्षा कितने चरणों में होगी, कितने दिन में होगी, उसका ऐलान आज हो जाएगा और निश्चित तौर पर संभवतः जो नतीजों का दिन है वो घोषित है। अब हम बात करते हैं कि गुजरात के चुनाव में नया आम आदमी पार्टी के तौर पर एक पॉलिटिकल फोर्स वो जरूर उभर रही है। आम आदमी पार्टी और पॉलिटिकल तैयारी दूसरी पार्टीज की क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और फिर हम विश्लेषण इसका कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 182 में से 108 उम्मीदवारों का ऐलान गुजरात में अब तक कर चुकी है और कल वो अपने सीएम उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। तो आम आदमी पार्टी बढ़त लेने की कोशिश इस मामले में कर रही है कि वो प्रचार में आगे दिखे। लेकिन सवाल यही है कि जो जनक बता रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी किसका फायदा करेगी, किसका नुकसान करेगी, क्योंकि 2 जगह हिस्सेदारी अब तक होती रही है, कांग्रेस और बीजेपी में। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 49% वोट जो है वो बीजेपी को मिला था और 48% वोट कांग्रेस को मिला था। तो किसका कितना वोट बीजेपी आम आदमी पार्टी करेगी, तो ये देखना होगा। मैं एक उदाहरण अपने दर्शकों के सामने देना चाहती हूँ जावेद, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। जो आप चर्चा करें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो बीजेपी वहां पे इतने बड़े लेवल पे चुनाव लड़ी थी, सबको लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी को क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी जगह बनाई, उसने
पूरी तरीके से लेफ्ट को खत्म कर दिया। तो हर चुनाव जीतने के लिए नहीं होता है, कुछ चुनाव में लोग अपना बेस वोट भी तैयार करते हैं, वोटर्स तैयार करते हैं। हो सकता है आम आदमी पार्टी इस मामले में कहीं 2 कदम आगे बढ़ जाए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊंगी, दिल्ली विधानसभा, पंजाब विधानसभा और गुजरात विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क है। ये हमें समझना पड़ेगा। गुजरात एक अलग मूड मिजाज का शहर भी है, राज्य भी है और पीएम मोदी का प्रदेश है। ये तो मैं पहले भी दोहरा चुकी। मैं शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी चूंकि इस वक्त अहमदाबाद में भी है, वहां पे कई रैलियों को कवर कर रही है, तो उनको भी बहुत हद तक मालूम है। शालिनी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहती हूँ यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक बढ़त या कई दफा वो हार कह सकते हैं। तो ये बीजेपी का जो वहां पे प्रेशर है कि बीजेपी का प्रदेश, बीजेपी का गढ़, बीजेपी का किला, पीएम मोदी का राज्य, गृह मंत्री का राज्य, ये प्रेशर के बीच में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? शालिनी, देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में ही, चूंकि कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा यहां पर फर्क दिखाई दे रहा है। जीतना है ये तो हर कांग्रेस नेता कह रहा है, लेकिन उससे लेकर रणनीति या कोई बड़ा चेहरा गुजरात में कांग्रेस का दिखाई दे रहा हो, ऐसा अभी तक समझ में आया नहीं है। एक चीज जो मुझे यहाँ पर महसूस हुई वो ये है कि गुजरात के अंदर 2 तरह के लोग हैं। पहले जो सरकार से खुश है, यही सरकार रहे ऐसा चाहते हैं। दूसरे जो सरकार से नाखुश है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, तो बात की जगह मैं इस वक्त आपको रोक रही हूँ। मेरे सहयोगी नीरज के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी है जहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त को पहुंचना है और वहां से वो बड़ी जानकारी भी देंगे। नीरज, इससे पहले जो ऑफ कैमरा हम चर्चा कर रहे थे वो ये चर्चा कर रहे थे कि संभवतः नवंबर के आखिर में एक फेज का चुनाव होगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में, क्या यही होने जा रहा है? देखिए, एक चरण की अगर चुनाव की घोषणा अगर चुनाव आयोग करता तो 3 तारीख की जल्दीबाजी उससे नहीं होती, 1-2 दिन का और इंतजार कर सकता था। लेकिन आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दे, मंच तैयार है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, अनूप चंद पांडे जो कि चुनाव आयुक्त, उनके अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारी मंच पर मौजूद रहेंगे। 2 चरणों में गुजरात विधानसभा का चुनाव होते रहे परंपरा के मुताबिक। अगर एक चरण में चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो सरप्राइज एलिमेंट होगा, न सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि चुनाव आयोग को समझने वाले लोगों के लिए भी। तो देखना होगा एक चरण में होता है या 2 चरण में, लेकिन 2 चरण की संभावना है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी हिमाचल प्रदेश के साथ, इस बात की उम्मीद। और एक बार फिर तस्वीरें दिखाते, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप देख सकते हैं, वो मंच पर पहुंच गए हैं। वो चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे पिछले, और उनके साथ अनूप चंद पांडे को देख सकते हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त उनके साथ। और अब काउंटडाउन की शुरुआत, असल काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है कि क्या तारीख होगी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल, आप ऐसा भी नीरज कह सकते हैं, हम अपने दर्शकों के सामने कह सकते हैं कि जितने पॉलिटिशियंस हैं गुजरात के, खासकर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, उनकी धड़कनें तेज है और उनके लिए तो आज एक एग्जाम पेपर तैयार हो रहा है और एग्जाम की तारीख क्या होगी वो तय हो रहा है। नीरज, Shri Anup Chand Pandey ji on my left, ECI officials and friends from the media gathered here today and also virtually connected to us. We meet again today for a press conference on that which most of you have been awaiting. इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें, हम निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। Our heartfelt condolences to the grieved families and we pray that the departed souls rest in peace. Friends, गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी 100 दिन से ऊपर बाकी हैं। राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। Of the 182 assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on
10th October 2022, and copies of the published electoral roll has been given to all the political parties. They were part of the process by which they were finalized at each stage, and final prints, final rolls have been given to them. During the SSR exercise, the Commission has laid special emphasis on registration of new voters, women voters, transgenders, and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming Legislative Assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. And there are 4.6 lakh first-time voters between the age group of 18 and 19. Friends, there are, after the subsequent to the provision of 4 qualifying dates, all the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of January 2022 to 1st October 2022 got the chance to get themselves enrolled. I am very happy to inform that with this amendment, 3,24,422 additional new voters in the state shall be able to cast their vote in the election for the first time. आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था, उसके बाद से 4 क्वालिफाइंग डेट संभव है। तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये 3,24,000 नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का। सो अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो, फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई विल कनेक्ट टू यू लेटर। कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के 2 सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं। एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आते हैं। तो हाउ इज द एम्बियंस इन पोलिंग स्टेशन एंड हाउ मच इज द ईज ऑफ वोटिंग, दैट्स व्हाट इज अनदर criteria that we very seriously look at. We have instructed all the COs and DOs to visit major polling stations personally and ensure that all facilities are available there. Total polling stations की संख्या 51,782 है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशंस होंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, that means 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल आल्सो विजिट ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड बिफोर दैट आल्सो द पोलिंग स्टेशंस। फ्रेंड्स, सभी पोलिंग स्टेशंस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, वेटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, रैंप्स, टॉयलेट्स would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. And we are this time deputing one additional special observer. This is a practice we are starting now and we are experimenting with this. A special observer for accessibility and inclusion. We want to get report, we want to see that our polling stations are truly accessible for women, from old age, for PWDs, for TGs, and the entire process is also inclusive. So उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑब्जर्वर हिमाचल और गुजरात दोनों में अभी डेप्यूट किए हैं। फ्रेंड्स, मतदाता के जो वोटिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। स्लाइड्स में आपको उनकी कुछ झलकी भी दिखाई जा रही है। सिर्फ महिलाएं, राज्य में कम से कम 1274 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ महिलाएं ही तैनात रहेंगी, along with the police personnel also. What you see on the right side, in the 1274 polling stations, only women
पुलिस पर्सनल्स विल ग्रीट द वोटर्स। इसी प्रकार से राज्य में दिव्यांगजनों को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास में कम से कम 182 पोलिंग स्टेशंस, which you are seeing on the right side again on this slide, would be manned purely by the persons with disability. As I have said earlier also, एक सशक्त समाज के लिए ये आवश्यक है कि उसके हर वर्ग को बिना किसी बाधा के निर्वाचन में प्रतिभाग करने का अवसर मिले। इसलिए जब दिव्यांगजन निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ेंगे तो उससे हमारे प्रयास को और बल मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट, with this objective of inspiring the PWD themselves and also the conveying this message to the society at large, they will be manning the polling stations. Another first time new thing which we are attempting is, जब यंग वोटर्स को वोटर्स बना रहे हैं तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक बूथ ऐसा भी बनाया है वहां जहां सबसे कम उम्र के जो एम्प्लॉइज हैं वो ही पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे। सो जो भी रिसेंटली रिक्रूटेड हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे बना रहे हैं जहां एब्सोल्युटली यंग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टीज वुड बी देयर टू ग्रीट यू। सो समथिंग लाइक व्हाट इज बीइंग शोन हियर। एंड दिस इज अगेन विद आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग द यूथ, टेलिंग देम दैट यू आर नॉट ओनली have to get registered yourself, you have to manage the elections and you have to come and vote also. Friends, in this respect, we like to give you some unique polling stations also. ECI, as you know, has always been working towards this objective of inclusive and accessible elections. For example, there is no polling station or a building in the polling station 69 Alibad at this Bagra Assembly constituency. So what has been attempted is to convert and people had to come 80 kilometers to cast their vote to a particular station because they were all carried in a bus to another place. So this time a shipping container is being used to serve as a polling station. And with all AMF, all assured minimum facilities being provided in this makeshift one, and with 207 voters. Similarly, there are many other examples like where our election machinery is going to last mile to ensure participation. A polling station being set up, which is on the left side, only for one voter. इस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते। उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। Similarly, for polling parties, team has to travel by boat to reach the polling stations in Siabelet Island in Arabian Sea. At the island has no alternative connectivity. Nearest town, Jafrabad, is approximately 15 kilometers away from island, and this has over 832 houses and 4,757 voters, and will go by boat and get the thing. The commission has set up 3 polling stations in Madhopur, Jamalpur, in Gir Somnath district for the Siddhis. There are total 3481 voters, of which 90% are from Siddhi community, and they are descendants of East African people who came to India during 14th and 17th century and now resides here, and they are our proud voters. And this is again what the inclusivity in the Indian democracy is about. At the cost of repeating, my friends, I would reiterate, if we, the Election Commission team, put in such concerted effort to ensure a polling station with a 2-kilometer reach for voters, replete with all facilities, तो वोटर्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट देने के लिए अवश्य आएं। आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं। Now about senior citizens. Commission has also endeavored to bring the polling stations to the doorstep of those voters who face difficulties in coming to the polling stations. This optional facility of postal ballot will be available to all these voters who are 80 plus, PWDs with the benchmark of 40% disability, and if by chance anybody is suffering from COVID. And a polling team comprising of 2 polling officials will go to their houses, which will be videographed, which will be with full security and under full information and knowledge of the political parties and candidates
with an option to accompany them. We will in advance provide a list of such voters who have opted for casting their vote from the comfort of their home, and will also provide them the route chart by which the polling parties will go to get the votes, and they cannot deviate from that route chart, which is displayed in advance. वोट की सीक्रेसी को अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से हम वोट लेके आएंगे, अगर ऐसा वो अपना ऑप्शन हमें फॉर्म 12D में भरकर देते हैं. एंड एज वी ऑलवेज से, whatever we are today, we are because of our senior citizens. And in this phase, in this round, there are 9.89 lakhs senior citizens, senior voters, 80 plus, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के अपने जोश और समर्पण से देश के युवाओं के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, और इसीलिए वो युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए. Friends, similarly, Commission is emphasizing on the empowerment and participation of all our persons with disabilities. There are 4.04 lakh PWD voters who shall be given priority for entering polling stations. Provisions would be made for designated parking spaces, and volunteers shall be available. And all this they can book if they want. This will be available on the booth, no doubt. But if they want to book it, they can book it on our PWD app. Any facility, any facilitation which the PWD voters want or 80 plus voters want, they can book it at our app. We are also similarly focusing on inclusion of our TGs, the third gender voters. For variety of reasons, their inclusion, either because of various kind of social factors, has not been complete. We are focusing on it. We want them to make every one of them a voter. We have made some of them as our icons also. So any disadvantaged group in the society should deserve the highest possible recognition and respect from all of us. And Commission is very concerned and committed to provide full facilitation, full participation in an inclusive and accessible manner to all our marginalized deprived sections, which includes the 80 plus citizens, 100 plus citizens, PWDs, transgenders. We are also planning to have an outreach in certain red light areas so that our teams go and with the fullest possible respect and secrecy and whatever is the social milieu, they get the votes made and they also get the awareness activities for the voting. Friends, 2017 की comparison में there is a 100% increase in the number of transgenders in the state of Gujarat. There are 1417 TGs who are now registered, and it's actually a sight to be seen to believe when they come forward. They came forward when we went to Gujarat last time, and the kind of enthusiasm they had in participating and even becoming our icons to convey to the others that you come and vote for us. So we very happily recognize their commitment, and there are now 1417 voters. Just to inform you, there are now 44,904 registered third gender voters in the entire country, and even counting. In this SSR, we'd again do a great, a whole lot of effort to make them our voters. Friends, next is about the participation of the citizens. ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि सी-विजिल के माध्यम से अगर नागरिक अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उनके फ़ोन से ही उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रजिस्टर्ड हो जाएगा, सारी शिकायत वहीं आ जाएगी. अगर नहीं करना चाहते हैं तो अगर लिख नहीं सकते तो एक कागज़ पर लिख के फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, और जो भी शिकायत वो करेंगे उसकी 60 मिनट्स में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होके जाएगी और विदिन 100 मिनट्स उनको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी शिकायत सही पाई गई, आंशिक रूप से सही पाई गई या नहीं पाई गई, और उस पर ये एक्शन हुआ.
तो अगर किसी भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिटीजन कोई मनी पावर, कोई मसिल पावर, कोई किसी भी तरीके का दुरुपयोग देखते हैं या किसी पोलिंग पार्टी का दुरुपयोग देखते हैं के द्वारा, तो निश्चित रूप से सी विजिल का यूज करें और उस पर कमीशन को खबर करें। सिमिलरली देयर इज ए सुविधा पोर्टल, देयर इज ए PWD ऐप पोर्टल. Suvidha portal is for the candidates to get any facility they want to get on the from the election commission and from the staff. इसमें यह भी सुविधा है कि अगर जैसे उनको उदाहरण स्वरूप ग्राउंड बुक करनी है, तो इसमें सुविधा है कि ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर है, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दिस इज व्हाट द डिजिटल लॉक इन on the Suvidha app provides, and we have given specific instructions to everybody कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए. जो पहले अप्लाई करे उपलब्धता के आधार पर पहले ग्राउंड, पहले फैसिलिटीज उन्हीं को मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज. Similarly, the next important disclosure is about the KYC app. किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ भी जानना है, तो जो एफिडेविट नॉमिनेशन के दिन फाइल करेंगे उसकी पूरी की पूरी कॉपी, जिसमें उनकी क्रिमिनल डिटेल्स अगर कोई हैं तो उनके अकाउंट्स की डिटेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जिसको हमारी वेबसाइट पर भी है. और वो स्पेसिफिकली KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कैंडिडेट. उस नो योर कैंडिडेट में आप उसकी एजुकेशनल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आर्थिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कोई है तो वो क्या है, सब इस पे उपलब्ध होगा. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सो दैट वोटर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कैंडिडेट्स को उसको मैंडेटरीली पब्लिश करनी पड़ेगी एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में, और सोशल मीडिया पर उनको 3 बार उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेंगी. और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी बताना होगा और उसको पब्लिश भी करना होगा कि वो उन्हें क्रिमिनल के अतिरिक्त कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला. दे शुड गिव रीजंस, मेक इट पब्लिक सो दैट वोटर्स नो कि उस क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और कैंडिडेट ढूंढने में पार्टीज को क्यों और किस प्रकार से इतनी कठिनाई हुई, ये जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको रीजन से, सो दैट वोटर्स जाने कम से कम कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को मिल सके. फॉर ग्रेट एम्फेसिस विच वी वांट टू गिव एंड जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू ऑन द इंड्यूसमेंट फ्री वोटिंग एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट. There is a zero tolerance which has been conveyed and will be conveyed further, that government machinery has to be absolutely impartial, fair, and provide the level playing field. It's a zero tolerance. This is being conveyed and has been conveyed to all the officials who are involved, be it civil officials, police officers, enforcement agencies. If there is any instance which is found that there is a violation of this by any officials, we'll deal with this very, very sternly. Similarly, expenditure sensitive constituencies, there are strict instructions to police, excise department, GST departments, coast guards, income tax, EDs, railway protection force, CISF at the railway station. And let me give you the figures, though they are still increasing and counting. In Himachal elections in 2017, total seizure was 9 crores. It has already crossed 28 crores now, including liquor, mining, and drugs and various kind of things. And still there are 10-12 days to go. We are sure this figure will increase. Nothing would move. All the borders and everywhere there is a strict vigilance. And Commission is going to meet all the chief secretaries and DGs of the neighboring states of Himachal and Gujarat also, so that the borders are absolutely safe. Nothing moves from the part of those borders in terms of where, if the liquor is cheaper in another place, if there is a provision in one particular place and it comes from the neighboring states, absolutely no
leniency on that, and officials have been very, very strictly told about this. Similarly, the narcotics control, and in case of Gujarat, there is a long border of the coast. So coast guards have also been directed and advised that they will keep a very strong vigil on any movement of drugs which is happening, unfortunately, spoiling our youth of the country. It's happening in quite a increased fashion because of the various international factors. However, during the elections, the machinery would be extremely conscious that it does not happen. I would briefly cover about the directions given to the district officials and COs about the social media and the fake news. The narratives which get developed, you are all very well aware. At times, उसमें fake news भी हैं, उसमें झूठे एक narratives भी हैं. So, district officials ने सबको social media team अपने यहाँ setup करने के लिए निर्देशित किया गया है. CO office में भी social media teams रहेंगी. They would keep watch on the fake news which attempt to disturb the peace or swing the thing in one favor or the another. Therefore, whatever strict action is possible under the various sections of IPC, if required, would also be taken. There is also an appeal through you to all the voters. अगर चुनाव के दौरान किसी तरीके की न्यूज़ का प्रचार जो उनको लगता है फेक है, तो कम से कम उसको आगे ना बढ़ाएं. That much discretion और उतना विवेक अपना जरूर पालन करें. Schedule. Now, friends, coming to the schedule. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें. अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स. थैंक यू वेरी मच. एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे. आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें. मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चन. तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा. 5 नवंबर को पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. ये बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की ओर से गुजरात चुनाव के लिए कर दिया गया है. 2 चरणों में मतदान. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 चरणों में मतदान होगा. गुजरात को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 2017 के विधानसभा चुनाव का पैटर्न यहां पर रखा गया है क्योंकि कोशिश यही है कि 8 दिसंबर को ही दोनों राज्यों के नतीजे सामने आए और ऐसे में हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के जो नतीजे होंगे वो एक ही दिन आएंगे, एक ही समय पर आएंगे 8 दिसंबर को. लेकिन उससे पहले 2 चरणों में मतदान होगा. गुजरात की 182 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान. कोई और सवाल इसी से? सर यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूं एबीपी न्यूज से. जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे, सर आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे.
बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द असेंबली, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February, still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. So actually, इसमें actions and outcomes actually speaks louder than words. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि हैं नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है, और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is and the results are the biggest testamount of the
इम्पार्शियलिटी ऑफ द कमीशन। और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें। एंड वी आर श्योर दैट इंडियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, बिलीव मी, whenever we go internationally, I went to World Election Bodies meeting also, India's leadership automatically suo motu gets accepted of the Election Commission in guiding the election integrity. So there are two parts. One is the overall democratic functioning. Second part is the delivering elections, integrity of the election process. When it comes to the integrity of the election process, India becomes the natural choice, and world over, our leadership is accepted. You saw recently in the conference which just got over, Greece accepted co-leadership with us. Mauritius accepted co-leadership with us. IFES accepted co-leadership with us. The dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll, by action, continue to show that we are 100% impartial. And whenever the specific instances are there, please bring it. We have given you a challenge on C-Vigil, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. Next question, Aishwarya. Ma'am. Mic आपके पास है ऐश्वर्या? Switch on the mic, please. Hello. Hi sir, this is Aishwarya from Aaj Tak. So one of the allegations is कि पीएम का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट से उनको पीछे खिसकाया गया। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? सर, ये तो हम कवर कर नीरज, इसका जवाब मैं आपको इसको दे देता हूँ। इसका आंसर मैंने मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूँ। कितने दिन बाकी हैं